नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नए साल की शुरुआत के साथ ही आज बात 2025 की उन बड़ी खबरों की कर लेते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। जनवरी से दिसंबर के बीच कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, नए साल पर कौन से नियम बदल जाएंगे, 2025 में किन मुद्दों पर सियासत गरमाएगी और कितने ग्रहण लगेंगे, कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली हैं। देखिए धर्म, सियासत, खेल, फिल्म, हर क्षेत्र की वो 25 बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी दुनिया की नजर। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान किया था। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो दिन पौष शुक्ल द्वादशी थी। इस बार ये तिथि 11 जनवरी को पड़ रही है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने का उत्सव 11 जनवरी को मनाया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह समेत 4 जगहों पर 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर के यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद मध्यांजनी शाखा के 40 अध्यायों के 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। 11 वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। खास बात यह है कि जो पिछली बार निमंत्रण के बाद भी नहीं आ पाए, उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। 12 साल बाद एक बार फिर संगम की त्रिवेणी पर सनातन का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर चुके हैं। इस बार कुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। कुंभ पर सरकार ने करीब 5500 करोड़ का खर्च किया है। 45 दिनों तक चलने वाले मेले में इस बार 5 प्रमुख स्नान हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से महाकुंभ की शुरुआत होगी। दूसरा स्नान 14 फरवरी यानी मकर संक्रांति को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को होगा। इसके अलावा फरवरी में बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा का दिन प्रमुख स्नान होंगे। 7 लेयर सुरक्षा के साथ कुंभ में श्रद्धालुओं की विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार भव्य दिव्य कुंभ के लिए हर तैयारी पूरी कर चुकी है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 2025 में चुनाव होंगे। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। आम आदमी पार्टी ने इस बार के चुनाव के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आप सरकार की कमियों को गिनाकर उन्हें घेर रही है। माना जा रहा है कि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और मिड फरवरी तक चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस और आप साथ थे। वहीं 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के सभी साथी मिलकर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी लालू के मार्गदर्शन में अपने बल पर सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो वो सहयोगी या कहें एक्स्ट्रा की भूमिका में रहेंगे। चुनावी लिहाज से कांग्रेस के पास दांव पर ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी इस बार बिहार में बड़े स्तर पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। 2025 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ ने लक्ष्य रखा है कि तब तक देश भर में अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करनी है। 100 साल पूरा होने पर संघ बड़े आयोजन भी करेगा, जिसका राजनीतिक परिदृश्य में भी असर दिखेगा। संघ ने 2025 के लिए जो अपना एजेंडा बनाया है, उसमें पहले की तरह सामाजिक समरसता भी शामिल है। सामाजिक समरसता अभियान के जरिए ही संघ ने चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाया है। आगे यूपी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में संघ का शताब्दी वर्ष यूपी के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष की तरफ से सवाल फिर उठ सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल पहले ही ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या पीएम 75 साल के हो जाने पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। हालांकि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अमित शाह इस बात का खंडन कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि मोदी ही टर्म पूरा करेंगे और आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। साल 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.9% रहेगी। 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र सोशल इकोनॉमिक एजेंसी UNDESA ने अप्रैल 2023 में भारत की आबादी चीन के बराबर यानी 142 करोड़ होने या इससे ज्यादा होने का अनुमान लगाया था। नेशनल सेंसस यानी राष्ट्रीय जनगणना साल 2025 से शुरू होगी। ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टलती रही। लेकिन अब जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। इस बार डोर टू डोर जनगणना के अलावा लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरकर खुद सारी डिटेल भरने का ऑप्शन मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को आधार नंबर और मोबाइल नंबर को इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में इस कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इससे जुड़े 2 बिल लोकसभा में पेश किए गए। पहला संविधान 129वां संशोधन बिल है और दूसरा केंद्र शासित कानून संशोधन बिल 2024, जो पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव करवाने से संबंधित है। लोकसभा स्पीकर ने अब इन बिलों पर विस्तृत चर्चा करने और सर्वसम्मति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है। एक देश एक चुनाव से संबंधित 8 पेज के इस बिल में JPC को अच्छा खासा होमवर्क करना होगा। उम्मीद है कि JPC की रिपोर्ट 2025 के अंत तक सदन में पेश हो जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसे जल्द लागू किया जाए, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। सरकार का कहना है कि व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए एक समान कानून होगा। इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। UCC लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक समान कानून होगा। पॉलीगेमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुधार के लिए तैयार किया गया वक्फ संशोधन बिल अब संसद के 2025 के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल को पहले शीतकालीन सत्र में लाने की योजना थी, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठकों में लगातार बढ़ते विवादों के चलते इसे टालना पड़ा। वक्फ बिल की समीक्षा के लिए गठित JPC का कामकाज शुरू से ही सुचारू नहीं रहा। यहाँ हर बैठक में हंगामा और तीखी बहस हो रही है। बीजेपी और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच आए दिन गर्म बहस और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक बैठक के दौरान बोतल फेंकने तक की घटना सामने आई। इन विवादों के कारण JPC के कई महत्वपूर्ण काम भी प्रभावित हुए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 अप्रैल 2025 से अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का उद्देश्य NCR में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन की उड़ानों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों के लिए करीब 30 उड़ानें निर्धारित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश और दुनिया के लिए आधुनिक और कुशल हवाई यात्रा के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। पहले दिन यहां से उड़ान भरने वाली घरेलू उड़ानों में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ और देहरादून जैसे शहर शामिल हो सकते हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए निर्धारित हैं। ये उड़ानें इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस जैसी एयरलाइनों के साथ समझौते के तहत संचालित होंगी। पूरी तरह से ऑपरेशन में आने पर जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फरवरी 2025 में शुरू होने की संभावना है, यानी संचालन शुरू होने से लगभग 90 दिन पहले। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये आयोजन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग में होगा। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ माना जा रहा है कि दुनिया के कई छोटे और बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये शायद अमेरिकी इतिहास में पहला मौका होगा जब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में विदेशी नेता शामिल होंगे। इसकी वजह है कि ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर पेश करना चाहते हैं।
साल 2025 में भारत क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। इस बार अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड का हिस्सा होंगे। ये एक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2024 में क्वाड सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में करीब 11 साल पूरे कर चुके मोदी के लिए ये क्वाड सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वाड की मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में दो भयंकर युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत को मध्यस्थता करने की बात चल रही है। पूरी दुनिया की नजर 25 में होने वाले इस क्वाड सम्मेलन पर होगा। अगर बैंकॉक घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। ये सुविधा आपको 1 जनवरी से मिलने लगेगी। फिर भारत का कोई भी पासपोर्ट धारक ई वीजा लेकर थाईलैंड घूम सकेगा। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि वीजा के दिनों में कोई कटौती नहीं होगी। आप ई वीजा लेकर भी थाईलैंड में 60 दिन तक ठहर सकेंगे। भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा थाईलैंड जाते हैं। कोह समूही भारतीय पर्यटकों के पसंदीदा स्थल है। 2019 में 20 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया था। कोविड-19 के बाद फिर से भारतीय पर्यटकों की तादाद बढ़ाने के लिए थाईलैंड ने भारत में ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। प्लेन से सफर करते वक्त मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखने को कहा जाता है। जितने देर आप आसमान में रहते हैं उतने वक्त आप इंटरनेट की दुनिया से कटे रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, अब आप उड़ान के वक्त जमकर इंटरनेट चला सकते हैं। अब फ्लाइट में भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। हवाई जहाज में वाईफाई सुविधा के लिए सरकार ने नियम में संशोधन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक अब हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय वाईफाई से इंटरनेट मिल सकेगा। हालांकि उड़ान के दौरान यात्री वाईफाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाने पर ही कर सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जमीनी टेलीकॉम सेवाओं में कोई बाधा न आए। नए साल से ये सुविधा लोगों को मिल सकेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए 2025 खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार इस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसलिए भारत के होने वाले सभी मैच यूएई में होंगे। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होनी है। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। टीम इंडिया 20 फरवरी को बांग्लादेश से, 23 फरवरी को पाकिस्तान से और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से, 23 फरवरी को भारत से और 27 फरवरी को बांग्लादेश से भिड़ेगी। जनवरी 2025 में भारत की मेजबानी में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन होगा। इसमें 41 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और नोएडा इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक विश्व कप खेले जाएंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 13 जनवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी खो खो टीम इस टूर्नामेंट के लिए भारत आएगी। भारत सरकार सभी टीमों को रहने, खाने पीने और आने जाने की सुविधा मुफ्त देगी। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी टीम मैदान पर होने वाले कामों में भारत की मदद करेगी। आईपीएल 2025 की शुरुआत 14 मार्च को होगी और फाइनल मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा। इस बार जहां एक बार फिर युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से दिल जीतेंगे, वहीं ये सीजन कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी साबित हो सकता है। इस बार 13 साल का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में रोमांच का केंद्र रहने वाले हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, मोइन अली, रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट के बाद आईपीएल से संन्यास ले सकते हैं। इस बार भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। हालांकि इसका ऐलान मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। संभावना है कि इस बार भी 3% डीए बढ़ सकता है। ये वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाए जाने के बाद राज्यों में डीए की नई दरों का ऐलान होगा। वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है। यूपी के कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए भी 1 जनवरी 2025 से 3% बढ़ सकता है। इससे 28 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को 56% डीए का लाभ मिलेगा। 2025 में कई फिल्मी सितारे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। क्रिकेटर रियान पराग के साथ अनन्या पांडे की शादी हो सकती है। चर्चा यह है कि दोनों फरवरी 2025 में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया 2025 की शुरुआत या अंत तक शादी कर सकते हैं। खबर ये भी है कि तमन्ना और विजय मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद दोनों वहीं शिफ्ट होंगे।
जनवरी 2025 से ही कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। वहीं पूरे साल बॉलीवुड के पॉपुलर सितारों की फिल्में लगातार दस्तक देगी। कंगना रनौत की चर्चित फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस मूवी को टक्कर देने के लिए अजय देवगन की फिल्म आजाद भी सेम डे पर रिलीज होगी। स्काई फोर्स फिल्म से अक्षय कुमार अपना खाता खोलने की तैयारी में हैं। 24 जनवरी 2025 को स्काई फोर्स सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म लाहौर 26 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। इसके अलावा विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा, जॉली LLB 3, रेड 2, हाउसफुल 5, वॉर 2, बागी 4 जैसी बड़ी बजट की फिल्में भी नए साल में रिलीज होंगी। सनी देओल की फिल्म जाट 10 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके अलावा सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज होगी। 2025 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे तो 2 चंद्र ग्रहण होंगे। वहीं अगर साल के पहले सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले लगेगा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 29 मार्च 2025 की दोपहर 2:21 से होगी, जो 6:24 तक होगी। 2025 के सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। बता दें कि सूतक उसी ग्रहण का माना जाता है जो ग्रहण अपने क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत अमेरिका के संयुक्त स्पेस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की उड़ान के लिए इसरो ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्राइम पायलट के रूप में चुना है। ये मिशन ISS के लिए है। ये इसरो और नासा का संयुक्त प्रयास है। इस मिशन का नाम द स्कीओम 4 रखा गया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। इस मिशन में अमेरिका की पैगी विटसन कमांडर होंगी। पायलट के रूप में भारत के शुभांशु शुक्ला होंगे। इसके अलावा पोलैंड से स्लावोस उजांस्की और हंगरी के टिबोर कापू शामिल हैं। मिशन के दौरान गगनयात्री ISS पर साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन प्रयोग करेंगे। इस मिशन में जाने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की असेंबली शुरू कर दी गई है। गगनयान मिशन को साल 2025 में लॉन्च किया जाना है। ये तैयारियां ऐसे समय हो रही हैं जब इसरो के LVM-3X मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। गगनयान मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के मिशन के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और फिर उन्हें भारतीय समुद्री जल में उतारकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। HLVM-3 को इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।